हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की सीरीज जो साइंस की चल रही थी उसमें चैप्टर नंबर 12 जिसका टाइटल है मैग्नेटिक फील्ड, हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र, और ये 6 नंबर का है बोर्ड में। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आज अपन इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद ये है कि यहाँ जो मैं कराऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप बशर्ते इस क्लास को अटेंटिवली देखें और अपना फायदा उठाएं नंबरों का। ठीक है, तो देखें। सबसे पहले अपन बात करें चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। ठीक है, तो मतलब यह है द फील्ड in which magnetic force is applied on magnetic material is called मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है? द फील्ड इन विच, वह क्षेत्र जिसमें मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल इज अप्लाइड, लगाया जाता है, ऑन मैग्नेटिक मटेरियल, चुंबकीय पदार्थों पर, इज कॉल्ड, कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसा क्षेत्र जिसमें चुंबकीय पदार्थों पर चुंबकीय बल लगाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा क्षेत्र जिसमें चुंबकीय पदार्थों पर चुंबकीय बल लगाया जाता है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय पदार्थ और चुंबकीय बल याद रखना। ठीक है, अभी यहां करवा देता है आपको। देखो, ये आपका एक चुंबक है, ठीक है, ये बार मैग्नेट है। तो इस बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं। ठीक है, एक है ये नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल। इसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉर्थ पोल। ठीक है, मतलब उत्तरी ध्रुव। कौन सा ध्रुव? उत्तरी ध्रुव। और यह साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। मतलब कोई भी मैग्नेट उसके दो पोल होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब बात करें, देखो पहली बात तो ये चुंबकीय हो गई। दूसरी बात यह है कि मैग्नेटिक जो मटेरियल है, जैसे कि देखो चुंबकीय पदार्थों में अपन दो तरह के पदार्थों की बात करते हैं, पर्टिकुलरली मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स में, चुंबकीय पदार्थों में एक तो आता है आयरन। क्या आता है? आयरन। दूसरा आता है कोबाल्ट। क्या आता है? कोबाल्ट। ठीक है, एक तो आता है आयरन जिसका सिंबल Fe होता है। दूसरा आता है कोबाल्ट जिसका सिंबल CO होता है, CO। ठीक है, तो ये दो मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर बात करते हैं। एक तो आता है आयरन Fe, ये भी मैग्नेटिक होता है, चुंबकीय होता है, और एक कोबाल्ट होता है जिसका सिंबल CO होता है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल है, चुंबक मतलब इनको जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो इनको क्या फील होगा? फोर्स फील होगा। ठीक है, तो ये दो मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन और कोबाल्ट। ठीक है, उसके बाद ये बार मैग्नेट है,
क्या है ये? बार मैग्नेट, ठीक है। क्षण चुंबक, क्षण चुंबक, ठीक है। तो क्षण चुंबक के दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, देखो कोई भी मैग्नेट हो, जैसे ये बार मैग्नेट है, दोबारा बनाओ उधर, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो बार मैग्नेट के अराउंड में है ना, कोई भी मैग्नेट, मैग्नेट के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है, जो कि नॉर्थ पोल से आउट और साउथ पोल के इन होती हैं। नॉर्थ पोल से आउट और साउथ पोल के इन होती हैं, ठीक है। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो किसी चुंबक के चुंबकीय बल को दर्शाने के लिए चुंबकीय बल रेखाएं बनती हैं, जो उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलकर दक्षिण ध्रुव के अंदर जाती हैं और एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं, ठीक है। किसी चुंबक के चुंबकीय बल को दर्शाने वाली काल्पनिक रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं, और चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती हैं, दक्षिण ध्रुव के अंदर जाती हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर द इमेजिनरी लाइन दैट आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड इन द साउथ पोल, ठीक है। दैट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जिनका डायरेक्शन कहां होता है? नॉर्थ से साउथ होता है। दूसरी बात, एक क्लोज कर्व बनाती है ना। तीसरी बात भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, वो अंदर की साइड जो होती है ना, वो साउथ से नॉर्थ आती है। कहां आती है? साउथ से नॉर्थ आती है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और कैसा कर्व बनाती है? क्लोज कर्व बनाती है, ठीक। उसके बाद आगे थोड़ा सा बढ़े, ये क्या होगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैग्नेट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या है? नॉर्थ से बाहर साउथ के अंदर जाती है, ठीक है, और अंदर की साइड साउथ से नॉर्थ आती है। बाहर नॉर्थ से साउथ मोशन है, और अंदर साउथ से नॉर्थ मोशन है। दूसरी चीज क्लोज कर्व बनाती है, ठीक है। और तीसरी चीज वैसे भी कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, आपस में क्रॉस नहीं बनाएंगी, ठीक है। उसका रीजन मैं आगे बताऊंगा, ध्यान देना। और एक और बात यहां बता दूंगा, अंदर की साइड जो होती है ना, ये पैरेलल लाइन की फॉर्म में चलती है। कैसे चलती है? पैरेलल लाइन की फॉर्म में, ठीक है। तो देखो यहां आपसे पूछा जा सकता है कि वाई आर बार मैग्नेट हैज इक्वल मैग्नेटिक फील्ड इन द इनसाइड, है ना, इनसाइड। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, क्यों? तो आंसर क्या होगा? क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है क्योंकि क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर रेखाओं के रूप में होती हैं, ठीक है। इनसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है। तो किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र यूनिफॉर्म होता है क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो पैरेलल फॉर्म में होती है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े तो आगे समझें एक बात। मैग्नेटिज्म मतलब जिसको चुंबकत्व बोलते हैं हिंदी में, मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकत्व, चुंबकत्व। और एक होता है इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा। इन दोनों में जो रिलेशन दिया था, इन दोनों में जो रिलेशन दिया था मतलब संबंध बताया था, वो संबंध बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? बता बेटा, ऑरस्टेड। कौन थे? ऑरस्टेड, ठीक है, ऑरस्टेड, याद रखना। ऑरस्टेड डिराइव्ड द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा और चुंबकत्व के बीच संबंध देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? ऑरस्टेड, ठीक है। कैसे दिया था इसका एक्सपेरिमेंट अभी आगे देखते हैं। देखें अगला है
एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑरस्टेड। ऑरस्टेड का प्रयोग, ठीक है। तो ऑरस्टेड का प्रयोग क्या था समझें। देखो ऑरस्टेड ने क्या किया, एक सर्किट प्रिपेयर किया, जिस सर्किट में उसने क्या किया, एक मैच बॉक्स के अंदर, ठीक है, एक कॉपर वायर लगाया और उस कॉपर वायर पर एक आयरन का नीडल लगा दिया। क्या लगा दिया, आयरन नीडल, ठीक है। सबसे पहले उसने सर्किट प्रिपेयर किया, सर्किट के अंदर एक मैच बॉक्स लगाया और उस मैच बॉक्स के अंदर कॉपर वायर पर आयरन नीडल को लगा दिया, ठीक है, और उस सर्किट से बैटरी को कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब हुआ क्या कि उसने इस मैच बॉक्स के ऊपर कॉइल लगाई कॉपर वायर की। क्या लगाई, कॉइल, ठीक है, ऐसे करके कॉपर वायर की कॉइल लगा दी। तो उसने देखा क्या, जब उसने की ऑन किया, ठीक है, दोबारा समझे, लॉन्ग टर्मिनल ये बैटरी है, लॉन्ग टर्मिनल बैटरी का प्लस होता है, शॉर्ट टर्मिनल माइनस होता है, सबको पता है। ये की है और ये वायर है। अब ये मैच बॉक्स है, ठीक है, और मैच बॉक्स के ऊपर उसने कॉपर वायर का कॉइल लगाया है ना, कॉइल मतलब फेरे लगाए हैं, और ये आयरन नीडल है। ये जो है ना, ये जो मैंने इंडेक्स बनाया है, ये आयरन नीडल है, लोहे की सुई है, आयरन नीडल, आयरन नीडल है, लोहे की सुई है, लोहा सुई, ठीक है। ये कॉपर वायर की कॉइलिंग है, कॉइल्स ऑफ कॉपर वायर, ठीक है, तांबे के तारों की कॉइलिंग है। अब जब इसने की को ऑन किया तो की ऑन करने पर करंट फ्लो होगा, और सबको पता है कि करंट जो होता है वो प्लस से बाहर निकलता है और माइनस के अंदर जाता है, ठीक है, प्लस से बाहर माइनस के अंदर, मतलब डायरेक्शन क्या होता है, प्लस टू माइनस, ठीक है। अब जब इसने करंट ऑन किया तो की ऑन करने के बाद जो उसने देखा कि जो आयरन नीडल है, सबको पता है कि आयरन जो होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल है, अभी मैंने बताया, ठीक है। अब जब यहां करंट फ्लो होगा तो यहां इसके अराउंड ऑफ में, इसके अराउंड, इस मैच बॉक्स के अराउंड क्या बनेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब ये कैसे पता चला, मैग्नेटिक फील्ड बना, उसको पता कैसे चला, ये आयरन नीडल जो है ना वो डिफ्लेक्शन शो करती है, मतलब हिलती है, ऐसे वाइब्रेट होती है, ठीक है। जब ऑयस्टर ने की को ऑन किया तो की ऑन करने पर करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने पर ये जो आयरन नीडल लगा हुआ था मैच बॉक्स के अंदर, ये डिफ्लेक्ट होता है, मतलब वाइब्रेट होता है। तो इसके वाइब्रेशन से, आयरन नीडल ने जो वाइब्रेशन किया, उस वाइब्रेशन से उसको पता चला कि इसमें क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। क्यों, क्योंकि भाई आयरन कैसा मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो इस वजह से, इस तरीके से उसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट के बीच क्या किया, एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया। तो Oersted said that on flowing current in a conductor, a magnetic field is formed, ठीक है। किसी भी धारावाही चालक में अगर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इसका उसने प्रयोग किया और समझाया कैसे। उसने एक बैटरी लिया, बैटरी को वायर से कनेक्ट करके एक मैच बॉक्स के अंदर आयरन नीडल लिया, लोहे का सुई, ठीक है, और उसके मैच बॉक्स के अराउंड में उसने कॉपर वायर का कॉइलिंग कर दिया, है ना, तांबे के तारों में कुंडली बना दी। उसने जब करंट फ्लो किया सर्किट के अंदर तो उसने पाया कि जो आयरन नीडल है वो वाइब्रेट होती है करंट फ्लो होने पर। इसका कंक्लूजन उसने निकाला कि करंट फ्लो करने पर किसी भी कंडक्टर में क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसने क्या अपना एक्सपेरिमेंट समझाया। तो थ्योरी क्या है इसकी, थ्योरी में बता दो, वैसे आपको समझ में आ गई होगी, तो फिर भी मैं लिख रहा हूं, Oersted told that on flowing current in a conductor magnetic field is formed, ठीक है। किसी धारावाही
चालक में धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है, किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ये बताया भाई ऑरिस्टाड ने। और इसके एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, ऑरिस्टाड ने, हिंदी क्यों लिख रहा हूं, इंग्लिश समझ जाओगा। ऑरिस्टाड प्रिपेयर a circuit with a matchbox having coils of copper wire and iron needle। ठीक है, ऑन फ्लोइंग करंट मतलब आई लिख रहा हूं मैं, इन सर्किट, ऑन फ्लोइंग करंट इन सर्किट ही फाउंड, उसने पाया, द आयरन नीडल शोज डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखो इसका हिंदी बता रहा हूं। जब ऑरिस्टाड ने एक सर्किट प्रिपेयर किया, मैच बॉक्स के ऊपर कॉपर वायर की कॉइल लगा के देखो आगे स्टार्ट करते हैं, जहां हमने छोड़ा था उससे आगे देखें।
आगे मैं आपको दो लॉ बता रहा हूं। इधर मैं फर्स्ट लॉ बताऊंगा जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स 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 लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, दूसरा बताएंगे राइट हैंड थंब रूल, या फिर जिसको बोलते हैं मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू लॉ। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, इसको बोलते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, या फिर मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में फ्लेमिंग ने बोला देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जब भी करो ना तो आप ऐसे करना सीख लो। ठीक है, मतलब ये वाला जो थंब है ये बताता है फोर्स को, किसको बताता है, फोर्स को। ये जो फिंगर है ये बताती है किसको, इलेक्ट्रिक करंट को। और ये जो है सॉरी थंब FMI, इसको ऐसे लिखना, अंगूठे पे लिखना F, इस इंडेक्स फिंगर पे लिखना M, और इस मिडिल फिंगर पे लिखना I। तो FMI। ठीक है, तो थंब बताता है फोर्स को, लेफ्ट हैंड के रूल के अकॉर्डिंग थंब बताता है फोर्स को, ये इंडेक्स फिंगर क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये मिडिल फिंगर क्या बताता है, इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, तो ऐसे थ्री फिंगर्स को अपन लेफ्ट हैंड की थ्री फिंगर्स को स्ट्रेच करें इस हिसाब से कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, इन तीनों का जो एंगल है ना वो परपेंडिकुलर है। तो मतलब फोर्स बताएगा थंब को, है ना, फोर्स किसको डिनोट करेगा, थंब को, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसको डिनोट करेगा, इंडेक्स फिंगर को, और मिडिल फिंगर किसको डिनोट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रेच करो, तो देखो मैं बताता हूं आपको ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड रूल। इसमें क्या होता है, ये है वो F को बताएगा, ठीक है, ये I को बताएगा, ये M को बताएगा। तो ऐसे चलना है आपको, FMI। ठीक है, F मतलब फोर्स, M मतलब मैग्नेटिक फील्ड, I मतलब इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हो गया भाई फोर्स, ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट, और ये हो गया भाई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो according to Fleming's left hand rule, if we stretch our three fingers of left hand perpendicularly, then thumb will denote force, index finger will denote magnetic field, and middle finger will denote इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अगर हम अपने बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो आपस में लंबवत हों, तो अंगूठा बल की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमिका विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। ठीक है, तो ये फोर्स वाला जो होगा ये क्या होगा, थंब होगा, अंगूठा। ठीक है, ये जो होगा वो इंडेक्स फिंगर होगा, तर्जनी, और ये जो होगा वो मिडिल फिंगर होगा, इलेक्ट्रिक करंट वाला। ठीक है, ये कब लगेगा भाई, ओनली फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, केवल चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने को। ठीक है, केवल चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने में। ठीक है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल केवल कब लगेगा, करने में। हाँ, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करनी हो तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो तो राइट हैंड थंब रूल लगेगा, या फिर मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम लगेगा। कैसे, देखो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे करना सीखना है, अंगूठा ऐसे करना है ना, दिखाते हैं ना ऑल द बेस्ट वो वाला सिंबल। तो अंगूठा जो होता है ना वो बताता है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को, और जो रेड फिंगर है, मुड़ी हुई जो उंगलियां ऐसे, जो मैंने उंगली मोड़ रखी ना ऐसे रखी, ये जो रेड फिंगर है ये बताती है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो इसमें ठीक है,
अंगूठा पहले बना दिया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे है ये, ठीक है। तो ये जो होता है ये थंब है, ये क्या है, थंब है ना, अंगूठा। और ये जो है वो रैप्ड फिंगर है, क्या है, रैप्ड फिंगर्स, मुड़ी हुई उंगलियां। तो देखो ऐसे करने में जो थंब होता है वो इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन को बताता है, और जो रैप्ड फिंगर है वो क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये बताएगा भाई आई की डायरेक्शन को, इधर आई होगा तो इधर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इधर आई होगा थंब की डायरेक्शन में, और रैप्ड फिंगर की डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये केवल कब लगेगा, जब आपको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तब ये लगाना है, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, इफ वी स्ट्रेच आवर थंब ऑफ राइट हैंड, देन थंब विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट एंड राइट फिंगर विल डिनोट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वो उंगलियों के साथ में परपेंडिकुलर हो, तो हमारा जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है, और मुड़ी हुई उंगलियां हमारी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं, ठीक है। तो देखो अब इसका स्टेटमेंट में लिख के दिखाऊं, आगे देखना आप। स्टेटमेंट में आपको लिख के दिखाऊं, पहला फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग वाम हस्त नियम। तो देखें इसका स्टेटमेंट क्या है, हिंदी लिख रहा हूं पहले में। यदि हम बाएं हाथ की यदि हम बाएं हाथ की 3 उंगलियों को लंबवत फैलाएं तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को मध्यमिका विद्युत धारा को एवं अंगूठा बल को दर्शाता है, अंगूठा बल को दर्शाता है, ठीक है। मतलब इंग्लिश क्या होगी, इफ वी स्ट्रेच फर्स्ट 3 fingers of left hand perpendicularly, then index finger will denote magnetic field middle finger will denote electric current and thumb will denote force, ठीक है। तो यदि हम अपने बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो आपस में लंबवत हों, तो अंगूठा बल की दिशा को
तर्जनी किसी दिशा को, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को, और जो मिडिल फिंगर है वो दिखाती है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को। तो एफ एम आई ऐसा रखना, एफ एम आई, एफ मतलब फोर्स, थंब दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को इंडेक्स फिंगर दिखाएगी, और मिडिल फिंगर क्या दिखाएगी, इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, तो ये केवल फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए होता है। दूसरा जो होता है वो होता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, जिसको दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल है ना, या मैक्सवेल का कॉर्कस्क्यू रूल। तो इसमें क्या होता है, if we stretch our right hand thumb in perpendicular to wrapped fingers, then thumb will denote electric current मतलब I, and wrapped fingers will denote मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हिंदी बोल रहा हूं मैं। यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वो मुड़ी हुई उंगलियों के साथ लंबवत हो ऐसे, तो जो अंगूठा है वो किसको दिखाएगा, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को, और जो राइट फिंगर है वो दिखाएंगे आपको मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो आगे देखें। अब भाई इसमें आगे बात करने वाले हैं, देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, विभिन्न प्रकारों के चालकों में चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, विभिन्न प्रकार के चालकों में चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है वो पढ़ने वाले हैं, तो समझना भाई। सबसे पहला ए अपन बात करने वाले हैं भाई, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ठीक है, सीधे तार में चुंबकीय क्षेत्र, सीधे तार में चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो सीधे तार में कैसे बनता है वो देखना भाई। जैसे ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेट वायर है ना, ये स्ट्रेट वायर है। अब स्ट्रेट वायर में मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये करंट का डायरेक्शन है ऐसे जा रहा है। ठीक है, करंट आई जो है वो ऊपर की साइड फ्लो हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किससे निकालेंगे अपन, राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल को ऐसे लगाओ, ऐसे अंगूठे को लगाओ मैं, तो ऊपर की डायरेक्शन में क्या है, करंट है, तो ये जो राइट फिंगर है ऐसे मुड़ रही है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ऐसे। कैसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, कौन सी डायरेक्शन होगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर वहीं अपन, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर वहीं अपन इस वायर को ऐसे करें तो करंट डायरेक्शन ऐसे है नीचे की साइड। ठीक है, करंट डाउनवर्ड है, यहां करंट डाउनवर्ड है नीचे की तरफ है, यहां करंट अपवर्ड है। ठीक है, ऊपर की तरफ है। जब करंट ऊपर की तरफ होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा। अब अंगूठे को ऐसे लगा दो, ठीक है, ऐसे लगाओगे
तो अंगूठा नीचे की साइड है और मैं ये उंगली इधर साइड मुड़ रही है, इधर साइड मुड़ रही है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, ऐसे। तो ये कैसा हो गया, क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहां बनेगा भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैं ना फिर रहा हूं, तो ये कैसा बना, क्लॉकवाइज। ये कैसे बना, क्लॉकवाइज, और ये कैसे बना भाई, एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखना, एंटी गलत लग दिया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मतलब क्या है, जब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है स्ट्रेट वायर में, जब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है स्ट्रेट वायर में, तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब वामावर्त दिशा में। कौन सी दिशा भाई, वामावर्त। ठीक है, और जब करंट डायरेक्शन किसी स्ट्रेट वायर में अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, मतलब ऊपर की दिशा में होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज बनता है, मतलब दक्षिणावर्त दिशा में बनता है। कौन दिशा बनता है, दक्षिणावर्त। ठीक है, तो दोबारा से बोल रहा हूं मैं, जब स्ट्रेट वायर में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अपवर्ड होता है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज बनता है, और जब स्ट्रेट वायर में करंट डाउनवर्ड होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज बनता है, मतलब वामावर्त। जब किसी सीधे तार में विद्युत धारा की दिशा नीचे की ओर होगी तो चुंबकीय क्षेत्र वामावर्त दिशा में बनेगा, और जब किसी सीधे तार में विद्युत धारा की दिशा ऊपर की दिशा में होगी तो चुंबकीय क्षेत्र दक्षिणावर्त दिशा में बनेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। जब ऊपर की साइड डायरेक्शन होगी तो ऐसे बनेगा, मतलब जब देखो अपवर्ड हो तो ऐसे अंगूठा करना है ना, तो राइट फिंगर मुड़ी, उंगलियां इधर मुड़ रही है, इधर मुड़ रही है, और जब नीचे की साइड है तो ऐसे करना। ठीक है, लूजर वाला सिंबल ऐसे। तो ये चीज याद रखना। दूसरी चीज अपन इधर बात करें, दूसरा जो है वो बात करेंगे भाई लूप के, है ना, लूप। तो लूप क्या होता है, लूप का मतलब है सर्कुलर फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट वायर। लूप का मतलब क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट वायर, सर्कुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट वायर। किसी सीधे तार का वृत्तीय रूप लूप कहलाता है, किसी सीधे तार का वृत्तीय रूप क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। अब समझना भाई, ये ऐसे मैंने लूप बना दिया ना, सर्कुलर फॉर्म है स्ट्रेट वायर का, तार को मैंने मोड़ के ऐसे लूप फॉर्म बनाया। देखो ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, अब इस लूप में ध्यान देना, ये किसी एक पॉइंट को अपन पकड़ेंगे, मान लो ये पॉइंट मैंने पकड़ लिया। ठीक है, ये हिस्सा पकड़ लिया, तो एक स्ट्रेट वायर की तरह काम करेगा ना। किसी लूप का एक जो पार्ट होता है, लूप का एनी पार्ट जो होगा ना, कोई भी पार्ट लूप का एक हिस्सा छोटा सा, वो किसी तरह काम करेगा, स्ट्रेट वायर की तरह काम करेगा ना, सीधे तार की तरह। अब यहां मैं बनाऊं तो आप पता है, स्ट्रेट वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ध्यान रखना भाई, मैं इस तरह लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र अराउंड अ स्ट्रेट वायर, अराउंड अ स्ट्रेट वायर, है ना, सीधे तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र इज फॉर्म्ड बनता है, इज फॉर्म्ड बनता है इन फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्किल, सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में। कोसेंट्रिक सर्किल मतलब सकेंद्रीय वृत्तों के फॉर्म में बनता है। ठीक है, किसी सीधे तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो सर्कुलर कोसेंट्रिक सर्किल की फॉर्म बनता है। जैसे बताऊं मैं, ये स्ट्रेट वायर है तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ऐसे, ये सर्किल हो गया, फिर ये सर्किल हो गया, फिर ये सर्किल हो गया, ऐसे बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो किसी सीधे तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो सर्किल की फॉर्म बताया ना, जलेबी जैसा। अब यहां पर जो ये भी लूप का एक पार्ट मैंने लिया, जो मैंने इंडेक्स मतलब कर रखा है ना, तो ये वाला पार्ट किसी तरह काम करेगा, स्ट्रेट वायर की तरह। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो सर्किल की फॉर्म बनेगा ऐसे। ठीक है, एक सर्किल बन गया ऐसे, एक सर्किल बन गया, दूसरा बन गया, फिर तीसरा बन गया, ऐसे चलेगा। ठीक है, अब देखो करंट जो है इस पार्ट, करंट कहीं जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है ना, तो करंट जब अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा। और जब ये सर्किल बेटा जब इस सेंटर से, ये है सेंटर भाई, ये क्या है, सेंटर। ठीक है, मतलब केंद्र है। तो जब ये जो
चुंबकीय क्षेत्र की जो सर्किल है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड के सर्किल है, जब यहां से मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या इस सेंटर से दूर जाएंगी, है ना, जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर से दूर जाएंगी तो कैसे होती जाएंगी, उनका आर्क बढ़ता जाएगा, चाप बढ़ता जाएगा, चाप बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे वो सीधी लाइन की फॉर्म में आएंगे, है ना, सीधी लाइन की फॉर्म में आएंगी। और अगर इधर देखें तो यहां पर मैं सर्किल बना इस पार्ट को अगर मैं लूं तो यहां से कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहां पर मैं सर्किल बनाया तो इस वाले पार्ट में तो यहां करंट जो है ना वो ऐसे जा रही है, तो प्लस से बाहर निकलती है, करंट सबको पता है, प्लस से बाहर निकलती है और माइनस से क्या जाती है अंदर, करंट प्लस से बाहर निकलती है और माइनस के अंदर जाती है, आपने इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में सीखा। अब यहां करंट कैसे आ रहा है, नीचे ऐसे आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है करंट नीचे, तो देखो अंगूठा नीचे है और ये लेफ्ट उंगलियां किधर मुड़ रही है, इधर मुड़ रही है, तो यहां कैसे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहां मैंने बताया कि जब करंट डाउनवर्ड होगा तो फील्ड कैसा बनता है, क्लॉकवाइज, और जब अपवर्ड होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां अपवर्ड था तो एंटी क्लॉकवाइज फील्ड बना, यहां डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज बना, ठीक है। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन गया। तो यहां दो चीजें याद रखनी, देखो तीन फैक्टर होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को डिसाइड करते हैं। पहला फैक्टर क्या होता है, फर्स्ट फैक्टर होता है, चलो मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो यहां बताता हूं, याद रखना कि लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो सर्किल की फॉर्म बनता है, ऐसे ही स्ट्रेट वायर में भी सर्किल की फॉर्म बनता है, बस फर्क इतना है कि जो लूप होता है वो सर्कुलर फॉर्म स्ट्रेट वायर होता है, ठीक है। अब देखो एक बार देखें, आप ढंग से देख लें, देखो भाई आगे अब देखें मैग्नेटिक फील्ड के अफेक्टिंग फैक्टर कौन कौन से, जो चीजें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करती हैं वो सीखो, ठीक है। देखो मैं बताऊं आपको, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, देखो सबसे पहली बात, पहला फैक्टर होता है भाई इलेक्ट्रिक करंट आई, तो आई ऑलवेज प्रोपोर्शन होता है एमएफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होती है, अगर विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, एक और चीज बताऊं यहां पर, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, ठीक है, बल के। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, मतलब आई और फोर्स भी प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। अगर किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का मान बढ़ रहा है, इट मींस मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा फैक्टर जो होता है वो होता है भाई, अगर देखो ये तो मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होती है ना वो कैसे डिफाइन करती है, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन मैग्नेटिक फील्ड के, 1 अपॉन मैग्नेटिक फील्ड के। मतलब क्या है, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ठीक है, और डिस्टेंस अगर कम होगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। मतलब क्या है कि जो दूरी होती है ना, जो दूरी होती है, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, दूरी जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब क्या है, अगर कंडक्टर से, जैसे मान लो ये कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर से जितनी दूरी बढ़ती जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, है ना। जैसे मान लो मैं बताऊं, ये कंडक्टर है ना, ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर है। अब यहां जो
मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उस सर्किल की फॉर्म बनेगा। तो पहला सर्किल, दूसरा सर्किल, तीसरा सर्किल, है ना। तो ये तीन सर्किल की फॉर्म में क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड बना। इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, अगर करंट ऊपर की साइड है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। अब एक बात बताओ आप, मैं बात करूं कि किस सर्किल पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, तो यहां आप देखें कि देखो ये नंबर 1 सर्किल है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। तो सबसे ज्यादा सर्किल मतलब जो पास में होगा सर्किल कंडक्टर के, वहां ज्यादा होगा। जिसमें दूरी बढ़ती जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। तो सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड यहां होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो कम होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम कहां होगा, यहां होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम इस थर्ड वाले सर्किल पर होगा, और सबसे ज्यादा कहां होगा, यहां होगा, 1 वाले सर्किल पर। सबसे ज्यादा कहां होगा, 1 वाले सर्किल पर, ठीक है। तो जितनी, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंडक्टर के जितना पास होंगी वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंडक्टर से दूर जाएंगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। मतलब क्या है, चुंबकीय बल जब धारावाही चालक तार के पास होंगी चुंबकीय बल रेखाएं, तो वहां चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। जब चुंबकीय बल रेखाओं की दूरी बढ़ती जाएगी धारावाही चालक से, तो वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर फर्स्ट वाले सर्किल पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, और जबकि थर्ड वाले सर्किल पर कम होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। तो डिस्टेंस जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम होगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ठीक है। तो ये दो फैक्टर मेनली आप याद रखना कि डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, मतलब सीधा अनुपाती है। और यहाँ क्या है, व्युत्क्रम अनुपाती है। तो व्युत्क्रम अनुपाती में क्या होता है, तो एक बढ़ता है दूसरा घटता है, ठीक है। ये बात याद रखना। तो ये दो फैक्टर मेनली आपको याद रखने हैं। और यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं भाई, कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, चुंबकीय बल जो होता है, मैग्नेटिक फोर्स, ये भी आपके लिए है नहीं, ढंग से तो नहीं है अभी, चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल VIL साइन थीटा। क्या होता है, F इज इक्वल VIL साइन थीटा। तो चुंबकीय बल जो होता है वो VIL साइन थीटा का बराबर होता है। मतलब V जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, V जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, MF लिख रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड। I जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को बताता है, I जो क्या बताता है, इलेक्ट्रिक करंट को बताता है, ठीक है। और L जो है वो बताता है लेंथ को, किसको बताता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो ये तीन चीजें याद रखना कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो F इज इक्वल VIL साइन थीटा होता है, जहां V जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, I जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को बताता है, और L जो होता है वो लेंथ को बताता है, ठीक है। तो VIL तीनों के प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो भी फोर्स बढ़ेगा, अगर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो भी फोर्स बढ़ेगा, और लेंथ बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, ये बात याद रखना है ना। यहाँ उल्टा रिलेशन होता है ना। अभी साइन थीटा का जो वहां आ रहा है ना वैल्यू, जो साइन थीटा है, तो मतलब एक चीज बताऊंगा मैं आगे कि ध्यान देना। जब एक चीज होता तो यही बता दूं, चलो, अगर आपका कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर जो है वो परपेंडिकुलर बनाए किसके साथ में, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन बन सकता है। कंडक्टर परपेंडिकुलर फॉर्म करे मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, मतलब चालक जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ में अगर लंबवत होता है ना, ये कंडक्टर मतलब चालक हो गया। तो चालक जब चुंबकीय क्षेत्र के साथ में, ना, चुंबकीय क्षेत्र के साथ में अगर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो वहां पर बेटा याद रखना फोर्स मैक्सिमम होता है। फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मतलब बल सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के साथ में परपेंडिकुलर बनाता है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ये बात याद रखना। अभी आगे चलें तो ये दो फैक्टर हैं मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करने वाले, इलेक्ट्रिक करंट प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अभी थोड़ा आगे आते हैं। देखिए भाई आगे क्या है, सोलिनॉइड, ठीक है। अब सोलिनॉइड जो होती है उसका हिंदी मतलब होता है परनलिका, ठीक है, परनालिका। तो परनालिका का मतलब क्या है, सुनना, क्लोजर कॉइलिंग ऑफ इंसुलेटेड वायर
insulated copper wire, closer coiling of insulated copper wire in form of cylinder, ठीक है, क्लोजर कॉइलिंग ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड, इज कॉल्ड सोलेनॉइड, ठीक है। मतलब क्या है कि पास पास लिपटे विद्युत रोधी कॉपर के तारों की एक बेलनाकार युक्ति प्रणालिका कहलाती है। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तावे के तारों से बनी बेलनाकार युक्ति प्रणालिका कहलाती है। मैं लिख देता हूं हिंदी, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तावे के तारों से बनी युक्ति, तावे के तारों से बनी बेलनाकार युक्ति, बेलनाकार युक्ति प्रणालिका कहलाती है, प्रणालिका कहलाती है, ठीक है। तो प्रणालिका देखो ऐसे बनती है भाई, देखना ये सिलेंडर हो गया है ना, ये सिलेंडर का फॉर्म हो गई। अब इसमें मैं पास पास कॉपर वायर लगा दूं कॉइलिंग ऐसे करके, तो ये क्या बन गई भाई, सोलेनॉइड बन गई। क्या बन गई, सोलेनॉइड, ठीक है। अब सोलेनॉइड में जब अपन सर्किट से कनेक्ट करेंगे इसको ऐसे करके, ये प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ की लगा दी और ऐसे अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया सर्किट, है ना। अब याद रखना सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, मतलब पर्नल में जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो क्षण चुंबक की तरह बनता है। मतलब सोलेनॉइड हैज मैग्नेटिक फील्ड इन फॉर्म ऑफ बार मैग्नेट। तो मतलब जैसे कि बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, उसी प्रकार से सोलेनॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो पर याद क्या रखना है कि यहाँ प्लस और माइनस, बाकी सारे कंडक्टर्स में क्या होता है, प्लस वाला नॉर्थ बनाता है, माइनस वाला साउथ बनाता है, लेकिन यहाँ पर प्लस वाला साउथ बनाएगा और माइनस वाला नॉर्थ बनाएगा, ठीक है। सोलेनॉइड में क्या होता है, प्लस वाला साउथ बनाता है, माइनस वाला नॉर्थ बनाता है। तो ये प्लस वाला वायर यहां जा रहा है ना, माइनस वाला इधर जा रहा है, तो यहाँ नॉर्थ बनेगा, यहाँ साउथ बनेगा। तो जब मैंने की को ऑन किया तो करंट फ्लो होगा, करंट प्लस से बाहर निकलता है, बार बार बता रहा हूं मैं, और माइनस के अंदर जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ साउथ बनेगा करंट फ्लो होने पर, यहाँ नॉर्थ बनेगा। तो होगा क्या कि आप सबको पता है, मैंने बताया कि सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी तरह होता है, बार मैग्नेट की तरह होता है। तो बार मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, नहीं जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। और नॉर्थ से साउथ जाए तो ऐसे जाएंगी, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। और अंदर जो होती है वो साउथ से नॉर्थ जाती है, तो अंदर कैसे जाएंगी, साउथ से नॉर्थ जाएंगी, ठीक है। जैसे बार मैग्नेट में होता है, मैं एक बार कंपेरिजन दोबारा से करा दूं, ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो बार मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ से साउथ जाती है, नॉर्थ से साउथ जाती है, ठीक है, और अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है। यही तो होता है बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है, क्षण चुंबक। तो जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट बनता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में बनता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ साउथ होता है, नॉर्थ होता है, ठीक है। देखने में आपको उल्टा लग रहा है, लेकिन क्यों उल्टा लग रहा है, वो यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, इधर इसमें लेफ्ट साइड का नॉर्थ है, इधर यहाँ लेफ्ट साइड का साउथ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो नॉर्थ से आउट होती है और साउथ के इन होती है, मतलब नॉर्थ से बाहर साउथ के अंदर, ठीक है, नॉर्थ से बाहर साउथ के अंदर, और अंदर की साइड डायरेक्शन उल्टी हो जाती है साउथ से नॉर्थ, ठीक है। दूसरी चीज, अंदर की साइड, अगर यहाँ इनसाइड वाली साइड और यहाँ भी इनसाइड बात करें तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, इनसाइड द मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनता है, चाहे वो सोलेनॉइड हो, चाहे वो क्या हो, क्षण चुंबक बार मैग्नेट हो, चाहे बार मैग्नेट हो या सोलेनॉइड हो। इनसाइड जो होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ पैरेलल लाइन, बिकॉज ऑफ पैरेलल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बिकॉज ऑफ पैरेलल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इनसाइड बार मैग्नेट एंड इनसाइड सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो पैरेलल फॉर्म में होती है, इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो पैरेलल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, इनसाइड द बार मैग्नेट, इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है।
अब उसके बाद इसमें आगे बढ़े तो इसमें एक चीज याद रखना भाई, यहां पर जो अफेक्टिंग फैक्टर है वो दो तो आते ही हैं, एक तो डिस्टेंस आता है, दूसरा क्या आता है और आपका इलेक्ट्रिक करंट आता है। लेकिन तीसरा फैक्टर और है कि नंबर ऑफ कॉइलिंग, नंबर ऑफ कॉइल्स है ना, नंबर ऑफ कॉइल्स प्रोपोर्शनल होता है भाई मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइल्स प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड द सोलेनॉइड। मतलब अगर सोलेनॉइड में अपन कॉइलिंग को बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। मतलब जैसे मान लो अभी कॉइलिंग कितनी, 1 2 3 4 कॉइल है, मतलब 4 फेरे हैं, है ना, 4 कॉइलिंग है। अगर मैं 4 की जगह 8 कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कॉइल्स डबल होती है तो मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाता है। अगर नंबर ऑफ कॉइल्स हाफ होती है तो मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ हो जाता है। मतलब नंबर ऑफ कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। अगर फेरों की संख्या बढ़ेगी, पर नलिका में फेरों की संख्या बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉइल्स प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तो मतलब फेरों की संख्या, हिंदी लिख देता हूं मैं, फेरों की संख्या सीधी समानुपाती होती है चुंबकीय क्षेत्र के, इसके चुंबकीय क्षेत्र के। अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो फेरों की संख्या भी बढ़ेगी, ठीक है। आगे देखें भाई, अब परिनलिका का जो यूज है वो याद रखना, इरेज कर रहा हूं उसको। देखो solenoid has high magnetic field, solenoid has high magnetic field, ठीक है। मतलब परिनलिका का चुंबकीय क्षेत्र बहुत उच्च होता है। इट इज यूज या प्रयोग किया जाता है टू मैग्नेटाइज, चुंबकित करने के लिए, मैग्नेटाइज मतलब चुंबकित करने के लिए, टू सॉफ्ट आयरन एंड अदर मैग्नेटिक मटेरियल, है ना। तो याद रखना कि मैं लिख देता हूं, परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बहुत उच्च होता है, जिसका प्रयोग चुंबकीय पदार्थों, मतलब नरम लोहे को, जिसका प्रयोग नरम लोहे को चुंबकित करने में किया जाता है, चुंबकित करने में किया जाता है, ठीक है। अगर अपन सॉफ्ट मतलब सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर को रखेंगे ना तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगी, और मैग्नेटाइज होने के बाद उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो मतलब क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइज्ड सॉफ्ट आयरन कोर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। मतलब जो मैग्नेटाइज्ड सॉफ्ट आयरन कोर होगी उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे, ठीक है। चुंबकित नरम लोहे की क्रोड, चुंबकित नरम लोहे की क्रोड विद्युत चुंबक कहलाती है, विद्युत चुंबक कहलाती है। चुंबकित नरम लोहे की छड़ विद्युत चुंबक कहलाती है। और ये किसके अंदर बनती है, सोलेनॉइड के अंदर बनती है, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो हाई मैग्नेटिक फील्ड का यूज कर सकते हैं मैग्नेटाइज करने के लिए, और मैग्नेटाइज करने के बाद सॉफ्ट आयरन कोर को क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, ठीक है। तो अभी आगे थोड़ा सा चला है, आगे देखें। अब आते हैं भाई डोमेस्टिक सर्किट पर। हाँ बेटा, अगर आपसे देखो क्वेश्चन आए कि ड्रॉ
द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र को आरेखित करें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को आरेखित करें। तो आपको ध्यान देना, या तो बार मैग्नेट वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना देनी है, या फिर आपको सोलेनॉइड वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना देनी है, ठीक है। तो वो होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं, देखो डोमेस्टिक सर्किट है ना, घरेलू परपथ, डोमेस्टिक सर्किट, घरेलू परिपथ, ठीक है। तो 1 by 1 अपन सीखेंगे। पहली चीज, पहली बात, एसी करंट मतलब अल्टरनेटिव करंट है ना, अल्टरनेटिव करंट इज यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट, मतलब घरेलू परपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रयोग की जाती है, डोमेस्टिक सर्किट, ठीक है। हिंदी बोलता जा रहा हूं मैं। अल्टरनेटिव करंट इज यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट, मतलब क्या है, प्रत्यावर्ती धारा घरेलू परपथ में प्रयोग की जाती है। इट्स फ्रीक्वेंसी, इसकी आवृत्ति, कल भी बताई थी मैंने, इट्स फ्रीक्वेंसी मतलब इसकी आवृत्ति f इज 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज होती है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस और विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर 220 वोल्ट होता है, 220 वोल्ट होता है, ठीक है। तो डोमेस्टिक सर्किट में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, अल्टरनेटिव करंट फ्लो होती है, और अल्टरनेटिव करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, और वोल्टेज 220 होता है, ठीक है। ओनली इन इंडिया, केवल कहां होता है भाई ये, ओनली इन इंडिया, भारत में होता है, ओनली इन इंडिया, भारत में ऐसा होता है और कहीं नहीं होता, ठीक है। उसके बाद बात करें भाई मींस, इसमें एक वर्ड आता है मींस। तो मींस का मतलब होता है, याद रखना, the wires that provide electric power to devices is called mains, ठीक है। The wires that provide electric power to devices is called mains, मतलब वो तार जो सभी उपकरणों को विद्युत शक्ति उपलब्ध कराते हैं या प्रदान करते हैं, वो मेंस कहलाते हैं। वो तार जो सभी उपकरणों को विद्युत शक्ति प्रदान करते हैं, मेंस कहलाते हैं, ठीक है। The wires that provide electric power to the devices is called means, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें, इसमें देखो 3 टाइप के वायर होते हैं, वायर्स है ना, तार। तो तार 3 टाइप के होते हैं बेटा, कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप के, है ना। तो देखो पहला टाइप होता है लाइव वायर। कौन सा वायर, लाइव वायर, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युतन्मय तार, विद्युतन्मय तार, ठीक है, मतलब पॉजिटिव वायर होता है ये, है ना, लाइव वायर मतलब पॉजिटिव वायर। उसके बाद एक होता है न्यूट्रल वायर। कौन सा वायर, न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर का मतलब होता है उदासीन तार, हिंदी में क्या मतलब होता है, उदासीन तार, ठीक है। उदासीन तार का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है। एक तो होता है लाइव वायर, दूसरा होता है न्यूट्रल वायर, तीसरा होता है भाई अर्थ वायर। क्या होता है, अर्थ वायर, ठीक है। इसको बोलते हैं भू संपर्क तार। कौन सा तार, भू संपर्क तार, ठीक है। तो डोमेस्टिक सर्किट में 3 तरह के तार होते हैं, एक तो लाइव वायर, दूसरा न्यूट्रल वायर, तीसरा अर्थ वायर, ठीक है। लाइव वायर पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल वायर नेगेटिव होता है, और अर्थ वायर पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, नो चार्ज, 0 चार्ज बोल सकते हो आप। अब इसको कवरिंग भी पहचाने, तो लाइव वायर की कवरिंग होती है भाई रेड कवरिंग होती है। कैसी कवरिंग होती है, रेड कवरिंग होती है, लाल आवरण होता है, ठीक है। और न्यूट्रल वायर की जो कवरिंग होती है वो ब्लैक होती है। कैसी होती है, ब्लैक होती है ना, ब्लैक कवरिंग होती है। और अर्थ वायर की जो कवरिंग होती है वो ग्रीन कवरिंग होती है। कैसी कवरिंग होती है, ग्रीन कवरिंग, ठीक है। तो ध्यान, इसको कवरिंग को इंसुलेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, लाइव वायर का जो आवरण होता है वो लाल होता है ना। न्यूट्रल वायर का जो आवरण होता है वो ब्लैक होता है, और अर्थ वायर का जो आवरण होता है वो ग्रीन होता है। मतलब लाइव वायर हैज रेड इंसुलेशन,
न्यूट्रल वायर हैज ब्लैक इंसुलेशन एंड अर्थ वायर हैज ग्रीन इंसुलेशन। ठीक है, तो अर्थ वायर ग्रीन इंसुलेटेड होता है, न्यूट्रल वायर ब्लैक इंसुलेटेड होता है, और आपका रेड वायर जो होता है, मतलब जो सॉरी प्लस वायर होता है वो रेड इंसुलेटेड होता है, मतलब उस पर रेड कवरिंग होता है प्लस वायर पर, माइनस पर ब्लैक, और अर्थ वायर पर मतलब कैसा होता है, ग्रीन कवरिंग होता है। ठीक है, ये तीन तरह के तार होते हैं। अब दूसरी चीज, ये जो अर्थ वायर है ना, इसका यूज मैं यही बता दूं, इट इज अ सेफ्टी मेथड, इट इज अ सेफ्टी मेथड इन डोमेस्टिक सर्किट। ठीक है, तो डोमेस्टिक सर्किट में जो सुरक्षा उपाय होता है वो अर्थ वायर होता है। अर्थ वायर क्या काम करता है बेटा, जब शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो शॉर्ट सर्किट के टाइम पर ये अर्थ वायर क्या करता है, जितना भी वोल्टेज बढ़ता है ना, उस वोल्टेज को वो कहां ट्रांसफर कर देता है, अर्थ में ट्रांसफर कर देता है। अर्थ वायर ट्रांसफर द हायर वोल्टेज इनटू द अर्थ। ठीक है, जो भूसंपर्क तार होता है वो अत्यधिक वोल्टता को, भूसंपर्क तार जो होता है अत्यधिक वोल्टता को जमीन में स्थानांतरित कर देता है लघु पतन के समय। क्या के समय, लघु पतन के समय। ठीक है, शॉर्ट सर्किट के टाइम पर। तो ये अर्थ वायर एक सेफ्टी मेथड होता है, जैसे फ्यूज होता है ना। तो तीन तरह के तार हो गए, याद रखना। एसी करंट होता है, ये भी याद रखना। अभी थोड़ा सा मैं आगे और बताऊं आपको, इसमें एक चीज आती है भाई फ्यूज, है ना, और आज के टाइम में चलती है भाई एमसीबी। दोनों का मतलब एक ही है। तो फ्यूज जो होता है, तो फ्यूज क्या काम करता है भाई, इट इज अ सेफ्टी मेथड, इट इज अ सेफ्टी मेथड, चाहे वो एमसीबी हो, इस टाइम पर एमसीबी है, सेफ्टी मेथड फॉर शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट मतलब हिंदी में लघु पथन। तो लघु पथन के लिए सेफ्टी मेथड होता है फ्यूज, जिसको अभी आज के टाइम पर एमसीबी होता है, पहले टाइम में फ्यूज होता था। एमसीबी का फुल फॉर्म बता दूं, एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनी सर्किट ब्रेकर, मिनी सर्किट ब्रेकर। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे लघु परिपथ विच्छेदक, लघु परिपथ विच्छेदक। ठीक है, लघु परिपथ विच्छेदक मतलब मिनी सर्किट ब्रेकर बोलते हैं एमसीबी को फुल फॉर्म में। और फ्यूज जो होता है वो एक सेफ्टी मेथड है शॉर्ट सर्किट के लिए। वैसे फ्यूज होता क्या है, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस that has solder connecting wire, solder connecting wire, है ना। तो फ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जिसमें सोल्डर का कनेक्टिंग वायर होता है, हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जिसका बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो फ्यूज का जो कनेक्टिंग वायर होता है वो सोल्डर का होता है, सोल्डर अलॉय का होता है, और सोल्डर अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। इसीलिए फ्यूज जो होता है वो सेफ्टी मेथड की फॉर्म में यूज होता है शॉर्ट सर्किट के टाइम पर, है ना। और एमसीबी भी आज के टाइम में ज्यादा यूज होता है, मिनी सर्किट ब्रेकर जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों ही फ्यूज, एमसीबी और अर्थ वायर, ये शॉर्ट सर्किट से बचाने के तरीके हैं। ठीक है, सेफ्टी मेथड है। और फ्यूज में कौन सा वायर होता है, सोल्डर का कनेक्टिंग वायर होता है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़े इसमें, तो देखें आगे आगे थोड़ा सा बताएं हम। देखो एसी अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, और दूसरा होता है डीसी, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। कौन सी धारा, दिष्ट धारा। अब इन दोनों में भाई साहब अंतर क्या है, ये क्वेश्चन वैसे आ चुका है 2022 में, आएगा नहीं तो फिर भी देख लो भाई। देखो अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, इट चेंजेस डायरेक्शन, ये दिशा बदलती रहती है, इट चेंजेस डायरेक्शन एट अ फिक्स इंटरवल, एट फिक्स इंटरवल। ठीक है, तो ये नियमित समय अंतराल पर अपना दिशा बदल देती है। ठीक है,
तो प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय अंतराल बाद अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। इसको प्रत्यावर्ती धारा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टाइम टू टाइम अपना डायरेक्शन चेंज करती है। इट चेंजेस डायरेक्शन एट फिक्स्ड इंटरवल, इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, इट डज नॉट चेंज डायरेक्शन, इट डज नॉट चेंज डायरेक्शन। तो जो डायरेक्ट करंट होती है जिसको दिष्ट धारा बोलते हैं वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती भाई, ठीक है। तो जो करंट डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी वो डीसी करंट होगी, जो करेगी वो एसी करंट होगी। दूसरा डिफरेंस अपन बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज होती है, और इसकी भाई साहब फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 50 हर्ट्ज से कम या बराबर ज्यादा हो, सॉरी ज्यादा या बराबर हो सकती है, ठीक है। तो याद रखना डीसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज के बराबर है, ज्यादा हो सकती है, और सॉरी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है ना, है ना, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। दूसरी चीज इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ बना के आ सकते हो आप ऐसे करके, ये ऐसे चलती है भाई, ऐसे ऐसे जो चलेगी वो अल्टरनेटिव करंट होगी, और जो ऐसे चलेगी भाई, ऐसे जो चलेगी सीधे वो कौन सी करंट होगी डीसी करंट होगी, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, ठीक है। जो ऐसे चलेगी वो डीसी करंट होगी, और जो ऐसे चलेगी वो अल्टरनेटिव करंट होगी, ठीक है। तो ये फिक्स इनमें डिफरेंस है एसी करंट और डीसी करंट में, ठीक है। तो इसी के साथ मैं सौरभ सोबरवाल आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं आपको एक जो टॉपिक मैंने समझाए वो समझ में आए होंगे। थोड़ा सा अटेंटिवली क्लास को देखना, है ना, जो भी चीज समझ में ना आए उसके लिए कमेंट करना, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा उस चीज को, ठीक है। तो इसके साथ जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। और कल जो मैंने इलेक्ट्रिक करंट का क्लास डाला था विद्युत धारा वाले चैप्टर का, तो उसमें लास्ट टाइम क्या हुआ कि मायर डेड हो गया, तो मतलब मैं आपको रिपब्लिक डे की मतलब गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना भूल गया, तो अभी दे रहा हूं। आज भी अभी रिपब्लिक डे खत्म नहीं हुआ है, तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस हिसाब मेरा कहना आज के लिए यही है कि आप इस हिसाब से मेहनत करो कि आने वाले गणतंत्र दिवस पर आपको भी सम्मान दिया जाए, आपको एक ऑनर दिया जाए, एक मतलब उपाधि दी जाए, जिससे कि आने वाले जो फ्यूचर स्टूडेंट हैं वो आपसे क्या हो, मोटिवेटेड हो, आपसे प्रोत्साहित हो, और आगे जाकर वो भी क्या अच्छा रिजल्ट हासिल करें, है ना। तो आप इस हिसाब से मेहनत करो कि आगे जो रिपब्लिक डे आए उस रिपब्लिक डे पर आप भी ऐसे करके फोटो कराओ, ठीक है, और आपके पास एक बढ़िया सा पुरस्कार हो, ठीक। तो इसी उम्मीद के साथ डेली अपने हर सब्जेक्ट को पढ़ते जाओ। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं तो फ्यूचर में कॉमर्स लूंगा, आर्ट्स लूंगा, तो साइंस और मैथ्स में मैं क्या करूंगा पढ़ के। भाई 10th तक हर सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ो, है ना। 10वीं क्लास तक हर सब्जेक्ट को बराबर पढ़ना है, हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना है। हर सब्जेक्ट का पेपर 80 नंबर का जाएगा, 80 नंबर का हर सब्जेक्ट का पेपर आएगा, तो हर सब्जेक्ट को बराबर इंपॉर्टेंस से पढ़ो, तब जाके आपका रिजल्ट अच्छा होगा। भले ही आप फ्यूचर में कोई भी सब्जेक्ट लो, ठीक है, 11th 12th में कोई भी सब्जेक्ट लेना, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन 10th तक आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है, इक्वली पढ़ना है और कॉन्सेंट्रेटेड होकर पढ़ना है, ठीक है। कोई टीचर आपसे कुछ कहता है ना कि बेटा ये सब्जेक्ट पढ़ो, ये सब, तो वो सही कह रहे हैं आपसे, आपको हर सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए। फ्यूचर में आप कुछ भी सब्जेक्ट लो, ठीक है, ये मैटर नहीं करता। तो 10th में अच्छा स्कोर कर लोगे तो आगे जाके आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, और एक अच्छा मोटिवेशन रहेगा आपके पास कि मैंने इतना अच्छा स्कोर किया, तो आप फ्यूचर में थोड़ा सा ज्यादा ठीक से पढ़ पाओगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।